Hello student, in the last class we will discuss stereoisomer, geometrical isomer and many types of geometrical isomer, and today we will discuss conformers, rotamers. संरूपण समावयवता के बारे में आज अपन जानेंगे कि संरूपण समावयवता क्या होती है। तो देखो, कन्फर्मर्स जो होते हैं वो फ्री रोटेशन के कारण उत्पन्न होते हैं। और फ्री रोटेशन क्या होता है कि फ्री रोटेशन के कारण मॉलिक्यूल 360 डिग्री पर रोटेट हो सकता है, और 360 डिग्री पर रोटेट होने के कारण वो मुक्त आकाश में या त्रिबिंब आकाश में 3D में कई ओरिएंटेशन प्राप्त कर सकता है। जैसे इस कंपाउंड की बात करें तो ये मेरे पास एक कार्बन एटम है और ये भी मेरे पास एक कार्बन एटम है। अब यहाँ से यदि मैं इस कंपाउंड को ध्यान से देखूँ तो ये कार्बन कार्बन ये मेरे पास इथेन हो गया, और इस इथेन मॉलिक्यूल में मैं यहाँ से यदि इस कंपाउंड को रोटेट कर देता हूँ, घुमा देता हूँ, तो इस कंपाउंड को मैं यहाँ से 60 डिग्री पर रोटेट करता हूँ। 60 डिग्री पर रोटेट करने पर मेरे को ये ओरिएंटेशन प्राप्त हो जाएगा। तो ये दोनों इस सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन के कारण आपस में क्या है, घूम रहे हैं, और फ्री रोटेशन में घूमने के कारण ये दो भिन्न भिन्न रूप मेरे को प्राप्त हो रहे हैं। अब इसे मैं 1 डिग्री पर भी घुमा सकता हूँ, तो ऐसे बहुत सारे रूप मेरे को प्राप्त हो सकते हैं। एक्चुअली फ्री रोटेशन के कारण ये दोनों रूप आपस में एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट होते रहते हैं। इस कारण ये रोटामर्स बनाते रहते हैं या कन्फर्मर्स बनाते रहते हैं। संरूपण समावयवता होती है ये। और इस समावयवता में क्या होता है कि जो रूम टेम्परेचर पर ये दोनों आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं, और रूम टेम्परेचर पर कन्वर्ट होने के कारण ये इनको क्या है, सेपरेट नहीं किया जा सकता। ये दोनों मॉलिक्यूल आइडेंटिकल मॉलिक्यूल हैं बिल्कुल एक दूसरे के, और इनका बस केवल ओरिएंटेशन ही डिफरेंट होता है। तो ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, इस कारण इनको सेपरेट करना आसान नहीं होता है। दूसरी बात, इनमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं पाया जाता है, क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन डबल बॉन्ड का या फिर एक साइक्लिक रिंग का गुणधर्म होता है। तो ये दोनों मॉलिक्यूल फ्री रोटेशन के कारण बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, लेकिन इनमें जो ओरिएंटेशन है मॉलिक्यूल्स का, एटम्स का, वो चेंज है। ये ट्रू आइसोमर नहीं होते। ट्रू आइसोमर मतलब बिल्कुल इनको क्या है, सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे सिस और ट्रांस, EZ, इनको अलग अलग किया जा सकता था, सिन एंटी, ऐसे इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता, लेकिन बनाया जाता है। और इनके लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत कम होती है। रूम टेम्परेचर पर या वातावरण में वो एनर्जी हमें बड़ी आसानी से मिल जाती है। इस कारण ये एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होते रहते हैं। कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म को और अधिक डिफाइन करने के लिए एक छोटा सा मॉडल मैंने बनाया है, आलू से और माचिस की तीलियों से। देखो, समझने का प्रयास करना, और हंसी आए तो थोड़ा सा हंस भी लेना। देखो, इस कन्फर्मेशन में देखें हम कि यहाँ पर मैंने ये सिंगल बॉन्ड माना है, और ये दोनों एक कार्बन एटम है, जो छोटे छोटे आलू तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, और ये जो स्टिक तुम्हें दिखाई दे रही है, माचिस की तीलियाँ, ये तीनों ये हाइड्रोजन एटम है। इस समय जब अपन ब्यूटेन या प्रोपेन पढ़ेंगे तो उस समय इनको अपन कार्बन एटम मान के चलेंगे। तो देखें अब ध्यान से अपन कि ये जो एटम्स लगे हुए हैं, अब ये एटम फ्री रोटेशन है, और फ्री रोटेशन यहाँ पर यदि मैं डाईहाइड्रल कोण की बात करूँ या इन दोनों हाइड्रोजनों के मध्य में एंगल की बात करूँ, इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में, तो इन दोनों हाइड्रोजनों के बीच में जो एंगल है वो इस समय 0 है, एक दूसरे के बिल्कुल सीध में है ये, और इस कारण एक दूसरे के बिल्कुल सीध में आ रहे हैं, और इस कारण इनमें जो एंगल है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, और ये एंगल 0। अब मैं इसे थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ, थोड़ा सा मैंने इसको घुमाया है, तो थोड़ा सा घुमाने पर ये अलग हो गया। अब मैं इसको और घुमाऊँ तो इस तरह से बहुत सारे ओरिएंटेशन चेंज हो सकते हैं। तो इस तरह से क्या है कि ये जो मॉलिक्यूल है ये त्रिबिंब आकाश में इस तरह से घूम सकता है, सिंगल बॉन्ड फ्री रोटेशन दर्शा सकता है, और फ्री रोटेशन के कारण बहुत सारे जो कंपाउंड हैं उनका निर्माण हो सकता है। लेकिन इसमें क्या है, मेनली 2 ही रूप बनते हैं, एक तो होता है स्टैगर्ड और एक होता है एग्लिप्ज। जब इनमें जो एंगल है इन दोनों हाइड्रोजनों के बीच का, ये एंगल यदि इनमें 0 डिग्री का है, तो ऐसी स्थिति में थीटा का मान 0 होने पर इसे हम एग्लिप्ज रूप बोलते हैं, ग्रसित रूप हिंदी में।
और यदि मैं इसमें 60 डिग्री का एंगल बना देता हूँ, एक दूसरे से 60 डिग्री के एंगल पर मैं इनको ले लेता हूँ, तो देखो नीचे वाले हाइड्रोजन और इसके बीच में ऊपर वाला ये आ चुका है। तो ये एंगल जो इस समय इसमें बना हुआ है ये 60 डिग्री का एंगल है, और बीच में 60 डिग्री कौन सा, ये वाला जो इसके बीच में यहाँ दिखाई दे रहा है। और ये 60 डिग्री का एंगल होने पर इसको हम स्टैगर्ड रूप यानी कि सांतरित रूप के नाम से जानते हैं। अब इसके अलावा मैं 60 से थोड़ा कम भी कर सकता हूँ, और कम कर सकता हूँ, और कम कर सकता हूँ, इधर भी कर सकता हूँ। तो इस समय थीटा और ज़्यादा हो गया, थीटा इधर कम रह गया। तो ऐसी स्थिति में जो रूप बन रहे हैं उन सभी रूपों को स्क्यू रूप के नाम से जाना जाता है। तो मेनली इसमें 3 रूप बनते हैं। एक तो होता है थीटा जब 0 डिग्री पर हो तो उसे अपन एग्लिप्ज बोलेंगे, जब थीटा 60 डिग्री पर हो तो उसे अपन स्टैगर्ड बोलेंगे। उसके अलावा जितने भी ओरिएंटेशन बनेंगे उन सभी ओरिएंटेशनों को हम स्क्यू रूप के नाम से जानेंगे। एक्चुअली रोटामर्स या कन्फर्मर्स या संरूपण समावयवी जो होते हैं वो सेम मॉलिक्यूल होते हैं। इसे समझने के लिए अपन इथेन का मॉलिक्यूल ले रहे थे। अब इसमें एक कार्बन कार्बन जो एटम है इनके मध्य में एक सिंगल बॉन्ड है, और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अपन देखें तो 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड sp3, इसका भी sp3, और यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर बन रहा है इसे sp3 सिग्मा बॉन्ड में कह सकता हूँ। अब इसका यदि अपन ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं तो ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनेगा इसका, तो थोड़ा सा देखते हैं। देखो इथेन का ऑर्बिटल डायग्राम बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, ये मॉलिक्यूल है, एक H एटम, ये दूसरा H एटम, और ये देखने वाली की तरफ हाइड्रोजन एटम। इसी तरह से इन पर भी मैं हाइड्रोजन एटम लगा देता हूँ। अब ये मेरे पास जो मॉलिक्यूल बना, इस मॉलिक्यूल में देखो सबसे पहले ये कार्बन sp3 और ये वाला कार्बन भी क्या है sp3, और यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। अब इस सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है कि यहाँ पर ये कार्बन एटम मेरा, और इधर से ये दूसरा कार्बन एटम जो आपस में ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेट कर रहे हैं। ये इधर से ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मैंने इसकी ड्रॉ कर ली है। अब ये जो तीनों sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं जिसमें से एक लोग तो ये आपस में सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन कर चुकी है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन इधर से ओवरलैप कर रहा है, एक हाइड्रोजन इधर से ओवरलैप कर रहा है, और एक हाइड्रोजन इधर से ओवरलैप कर रहा है। ऐसे ही यहाँ पर भी एक एक हाइड्रोजन इन तीनों से क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। और यहाँ पर जो ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, तो ये ओवरलैपिंग है यहाँ पर। अब मैं क्या करूँ, इस मॉलिक्यूल को रोटेट कर रहा हूँ 60 डिग्री पर या किसी भी डिग्री पर, जैसे जैसे मैं रोटेट करता जा रहा हूँ तो रोटेशन करने पर इस सिग्मा बॉन्ड की जो ये ओवरलैपिंग है ये चेंज नहीं होती है। मतलब यहाँ पर जो ओवरलैपिंग है उसमें कोई चेंजेज नहीं आ रहा है, ओवरलैपिंग में बिल्कुल चेंजेज नहीं आता है। और ओवरलैप में चेंज नहीं होने के कारण ये मॉलिक्यूल एक तरह से आइडेंटिकल मॉलिक्यूल ही बनते हैं। अब मैंने 1 डिग्री पर घुमाया नया मॉलिक्यूल बना, अगले 1 डिग्री पर घुमाया नया मॉलिक्यूल बना, अगले 1 डिग्री पर घुमाया नया मॉलिक्यूल बना। तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल बन सकते हैं। अब हमें याद रखना है यदि ये दोनों के मध्य में जो थीटा का एंगल है, ये थीटा एंगल यदि 0 डिग्री का है तो उसका नाम होता है एक्लिप्ज, और यदि ये थीटा डिग्री 60 डिग्री पर है तो उसका नाम होता है स्टैगर्ड। ये 2 रूप बनते हैं और स्टैगर्ड, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी नए रूप बनते हैं वो सभी स्क्यू रूप कहलाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसमें क्या, ओवरलैपिंग चेंज नहीं होने के कारण नए नए रूप तो बनते रहते हैं, और रूम टेम्परेचर पर ही वो नए नए रूप इंटरकन्वर्ट एक दूसरे में होते रहते हैं, लेकिन उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। तो ये एक तरह से ट्रू आइसोमर नहीं होते हैं। तो इस तरह से ये क्या है, ओवरलैपिंग इसमें चेंज नहीं होता, और ओवरलैपिंग रीजन जो है यहाँ पर ये चेंजेज होगा ही नहीं। तो ड्यू टू रोटेशन नो चेंज इन ओवरलैपिंग रीजन, और फ्री रोटेशन होने के कारण ये इंटरकन्वर्ट होते रहते हैं, और अलग अलग टाइप के रोटामर्स हमको प्राप्त होते रहते हैं। अब इन रोटामर्स को क्या है कि ये 3D होते हैं, और इनको अपन को 2D करना पड़ता है बोर्ड पर, क्योंकि बोर्ड हमारा द्विविमीय है। और ऐसी स्थिति में जब अपन इनको बोर्ड पर बनाते हैं तो बोर्ड पर बनाने के लिए हमें कुछ प्रोजेक्शंस की आवश्यकता होती है। तो ये प्रोजेक्शंस क्या होते हैं, तो प्रोजेक्शंस वो तरीका है या वो मेथड है जो 3D स्ट्रक्चर को
2D स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब वैसे यदि मॉलिक्यूल्स की बात की जाए तो मैं अभी तुम्हें बता रहा था कि मॉलिक्यूल जो होते हैं इनमें यहाँ पर एंगल जो होता है, ये इन दोनों हाइड्रोजनों के मध्य में जो एंगल है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इन दोनों के मध्य में जो एंगल होगा वो एंगल 109.5 डिग्री का होगा। यहाँ पर भी 109.5 डिग्री का और यहाँ पर भी 109.5 डिग्री का। इसी प्रकार इधर भी यही एंगल होगा। लेकिन जब इसे अपन कागज़ पर बनाएंगे तो कागज़ पर बनाते समय इसको मैं इस तरह से रखूँगा और यहाँ पर यदि मैं इसको इस तरह से रखूँगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये कागज़ पर जो प्रोजेक्शन बनेगा वो पूरी तरह से आ तो पाएगा नहीं। तो इसको रखने के लिए मेरे को क्या है, एंगल 120 डिग्री लेना पड़ता है। और 120 डिग्री एंगल ये ओरिजिनल एंगल नहीं होता है, लेकिन प्रोजेक्शन को समझाने के लिए जो एंगल मेरे को यहाँ पर लेना पड़ता है वो एंगल 120 डिग्री का यहाँ पर लिया जाता है। लेकिन वो एक्चुअलिटी में होता कितने का है, 109.5 डिग्री का। तो बात कर रहे थे अपन कि यहाँ पर जो कार्बन है इसके मध्य में ये कार्बन एटम और ये दूसरा कार्बन एटम। अब इसमें क्या है, ये जो एंगल होता है ये होता तो कितना है, 109.5 डिग्री का। अब 109.5 डिग्री एंगल को जब मैं कागज़ पर ड्रॉ करूँगा तो ऐसी स्थिति में फिर इसको समझने में थोड़ी सी अपन को क्या प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है। तो इसको जब कागज़ के तल पर बनाया जाता है तो इसके दो प्रोजेक्शन होते हैं, एक न्यूमैन प्रोजेक्शन और एक सौहार्स प्रोजेक्शन। सबसे पहले अपन न्यूमैन प्रोजेक्शंस की बात करते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, जैसे ये कार्बन एटम मैंने जो अभी लिया था, C सिंगल बॉन्ड C, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, और ये इसको मैं इस तरह से ले लेता हूँ, ये कागज़ के तल के अंदर और ये कागज़ के तल से ऊपर। सेम कंडीशन में मैं इनको लेता हूँ। तो यहाँ पर देखने की बात ये कि ये मेरे पास जो है फर्स्ट कार्बन, या इसको मैं फ्रंट कार्बन कह दूँ, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, रियर कार्बन, पीछे का बैक कार्बन। तो जो फ्रंट कार्बन होता है यहाँ पर, इसको मैं बिंदी के रूप में दर्शाऊंगा न्यूमैन प्रोजेक्शन में, और ये जो बैक कार्बन होता है या फिर इसको रियर कार्बन भी कह सकते हैं, इसको मैं एक सर्किल के रूप में दर्शाऊंगा। देखो कैसे, ये मेरे पास कौन सा हो गया, फ्रंट कार्बन हो गया। अब इस फ्रंट कार्बन में ये तीन मेरे पास क्या हो गए, हाइड्रोजन परमाणु। अब कागज के तल पर बना रहा हूं मैं यहाँ पर, तो ये जो एंगल यहाँ पर होगा, ये एंगल मेरे को कितना लेना है, 120 डिग्री। वैसे रियलिटी में ये एंगल होता कितने का है, 109.5 डिग्री का, 109.5 डिग्री का। ठीक है। अब यदि मैं बात करूं दूसरा, तो ये मेरे पास फ्रंट कार्बन का है, और सेकंड कार्बन जिसको मैं सर्किल के रूप में दर्शाता हूं, बैक वाला, तो उसको मैं कैसे लूँगा, एक हाइड्रोजन परमाणु, दूसरा हाइड्रोजन परमाणु, तीसरा हाइड्रोजन परमाणु। और एंगल यहाँ पर भी कितने डिग्री का होगा, यहाँ पर भी एंगल जो होगा वो 120 डिग्री का होगा। जैसे अभी अपन ने मॉडल में बात की थी, तो मॉडल में मैंने तुम्हें इसको समझाया था अच्छी तरह से। देखो एक बार और, जैसे ये मेरे पास मॉडल था, तो अब मेरे को आगे वाला ये जो आलू लगा हुआ है, जिसको मैंने आगे फ्रंट में कार्बन बोला है, तो केवल इसको देखने पर अपन को दिखाई दे रहा है कि ना तो मेरे को पीछे वाले हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं और ना ही मेरे को पीछे वाला कार्बन दिखाई दे रहा है। जो दिखाई दे रहा है वो केवल और केवल क्या है, फ्रंट वाला कार्बन। ठीक है। तो इस कारण आगे वाले कार्बन को तो मैं यहाँ पर क्या बोल दूंगा, फ्रंट कार्बन, और पीछे वाले को क्या बोलूँगा, रियर कार्बन। तो आगे वाले को दर्शाएंगे बिंदी के रूप में जो हमें दिखाई दे रहा है एक्चुअलिटी में, और पीछे वाले को एक सर्किल के रूप में मान लेते हैं कि वहाँ पर भी एक कार्बन एटम प्रेजेंट है। ठीक है। अब यदि मैं इन दोनों को आपस में एक ही रूप में बनाऊं, तो एक रूप में बनाने पर ये किस तरह से बनेंगे, ये फ्रंट वाला कार्बन और ये रियर वाला, जिसमें यदि मेरे को ये, अब मैंने थोड़ा, ये बिल्कुल जस्ट दिखाई नहीं देता है, लेकिन थोड़ा सा दूर इसलिए बनाया है कि पहचान में तो आए कि वहाँ पर है या नहीं है। अब इसे अपन, ये दूसरा और ये तीसरा। अब इसमें यदि अपन ध्यान से देखें तो ये जो एंगल है इन दोनों के मध्य का, ये एंगल इसको मैं थीटा बोलूँगा, और ये जो थीटा यदि 0 डिग्री का है, तो ऐसी स्थिति में बनने वाला रूप मेरा क्या कहलाएगा, यहाँ पर ये कहलाएगा मेरा एक्लिप्ज। और यदि ये 60 डिग्री के एंगल पर आ गया तो इसको मैं बोलूँगा स्टैगर्ड। ठीक है। तो इस समय यदि थीटा मेरा 0 डिग्री पर है तो इस रूप का नाम क्या होता है,
एक्लिप्स्ड रूप होता है। और यदि मैं यहाँ पर इसको इस तरह से बनाऊं, ये मेरे पास फ्रंट कार्बन के तीनों हाइड्रोजन और कार्बन हो गए, और 60 डिग्री के एंगल पर यदि मैं इसको ले लेता हूँ तो 60 डिग्री के एंगल पर यहाँ पर थीटा 60 हो चुका है। तो 60 डिग्री के एंगल पर होने पर इसको मैं यहाँ पर स्टैगर्ड रूप के नाम से जानूंगा। तो ये स्टैगर्ड नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसको ग्रसित बोलते हैं, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, इसको हिंदी में ग्रसित बोलते हैं और इसको बोलेंगे सांतरित। तो ग्रसित और सांतरित, ग्रसित नाम से स्पष्ट है हिंदी में, आगे वाले ने पीछे वाले का ग्रास कर लिया, मतलब उसको ग्रस लिया। और सांतरित में 60 डिग्री का एंगल होता है। थीटा के बारे में अपन बात कर रहे हैं कि थीटा क्या है। तो थीटा टॉर्सनल एंगल के नाम से जाना जाता है। टॉर्सनल एंगल बोलते हैं थीटा को अपन, टॉर्सनल एंगल के नाम से अपन यहाँ पर थीटा को जानते हैं। अब जैसे जैसे टॉर्सनल एंगल चेंज होता रहता है, ये नए नए रूप बनते रहते हैं। जैसे इसमें 0 डिग्री है, अब मैं 1 डिग्री पर भी बना सकता हूँ, पीछे वाले को मैं घुमाता जाऊँ। 60 डिग्री पर जैसे ही पहुँचेगा ये, तो 60 डिग्री पर पहुँचने पर ये कौन सा रूप बन जाएगा मेरे पास, स्टैगर्ड। 0 पर आते ही ये कौन सा रूप बन जाएगा, एक्लिप्स्ड। इसके अलावा जितने भी रूप बनेंगे उन सभी रूपों को स्क्यू रूप के नाम से जाना जाता है। और हमारे पास 3 ही होते हैं, होने को बहुत सारे हैं, लेकिन उन सभी को एक ही नाम दे दिया जाता है, स्क्यू रूप। तो कौन कौन से 3 रूप बनेंगे, पहला रूप हो जाएगा एक्लिप्स्ड, दूसरा रूप कौन सा हो जाएगा, स्टैगर्ड रूप, और तीसरा रूप कौन सा कहलाएगा, स्क्यू रूप। ठीक है, तो इस तरह से 3 रूप यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 रूप बनते हैं। तो थीटा को मैंने क्या बताया था, यहाँ पर टॉर्सनल एंगल। और टॉर्सनल एंगल क्या होता है कि एंगल इन बिटवीन फ्रंट कार्बन एंड रियर कार्बन, मतलब ऐसा एंगल जो फ्रंट कार्बन और रियर कार्बन के बीच का जो एंगल होता है एटम्स का, इनके मध्य में लगे हुए का, तो वो क्या कहलाता है, टॉर्सनल एंगल के नाम से जाना जाता है। फ्रंट कार्बन पर लगे हुए एटम और रियर कार्बन के एटम्स के बीच में लगे हुए एंगल को ही किस नाम से जाना जाता है, थीटा के नाम से जाना जाता है। तो अभी तक अपन ने यहाँ पर एक्लिप्स्ड, स्टैगर्ड, स्क्यू और प्रोजेक्शन के बारे में थोड़ा सा अपन ने जाना कि प्रोजेक्शन कौन कौन से हो सकते हैं। अब एक अपन ने टॉर्सनल एंगल के बारे में जाना कि यदि दोनों कार्बनों के मध्य में जो थीटा होता है वो टॉर्सनल एंगल कहलाता है, एटम्स के मध्य का एक कोण होता है। नेक्स्ट बात यहाँ पर ये आती है कि टॉर्सनल एंगल के साथ साथ टॉर्सनल स्ट्रेन भी पाई जाती है। अब ये टॉर्सनल स्ट्रेन क्या होती है कि जब मैं ये 2 ग्रुप लगा देता हूँ एक साथ, तो फ्रंट हाइड्रोजन और बैक हाइड्रोजन यदि ये 60 डिग्री की कोण पर अवेलेबल हैं तो ऐसी स्थिति में ये काफ़ी दूर दूर हो जाएंगे। और यदि ये 0 डिग्री के एंगल पर हैं तो ये पास पास आ जाते हैं। और पास पास आने पर यहाँ पर क्या है, कुछ स्ट्रेन उत्पन्न होने लग जाता है, तनाव उत्पन्न होने लग जाता है रिपल्सन के कारण। और इस रिपल्सन के कारण उत्पन्न हुए तनाव को ही टॉर्सनल स्ट्रेन के नाम से अपन जानते हैं। तो बात कर रहे थे टॉर्सनल स्ट्रेन की कि टॉर्सनल स्ट्रेन क्या होता है। तो टॉर्सनल स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन जो रिपल्सन के कारण उत्पन्न होता है, किसमें, जैसे मान के चलो ये मेरे पास बैक कार्बन, ये मेरे पास रियर कार्बन और इन पर लगे हुए तीनों ये हाइड्रोजन एटम, और इसको मैं बना लेता हूँ एक्लिप्स्ड रूप। अब देखो ये जो आगे वाला कार्बन है इस पर जो हाइड्रोजन लग रहा है, मान के चलो ये हाइड्रोजन है, हालांकि हाइड्रोजन के पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं है, तो ये हाइड्रोजन तो है ही, लेकिन मान के चलो हाइड्रोजन के अलावा ये कोई और ग्रुप है उसके पास इलेक्ट्रॉन है। जैसे इस बॉन्ड की भी बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का और 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें भी अवेलेबल है बॉन्ड में। इसके अलावा मान के चलो ये बड़ा ग्रुप होता है, इस पर लॉन पेयर भी हो सकते थे या फिर खुद के इलेक्ट्रॉन भी हो सकते थे, ये बल्कि ग्रुप भी हो सकता था। ऐसे ही इसके पास भी डबल इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन का और एक कार्बन का, तो ये भी बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इन इलेक्ट्रॉनों के कारण इनमें क्या रिपल्सन लगेगा,
और इस रिपल्सन के कारण इन दोनों में कुछ जो रिपल्सन लग रहा है इन इलेक्ट्रॉनों के कारण, ऐसी सिचुएशन में ये एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, और दूर जाना चाहेंगे तो इनमें स्ट्रेन उत्पन्न होता है। तो इस स्ट्रेन को ही अपन किस नाम से जानते हैं? टॉर्सनल स्ट्रेन के नाम से जानते हैं। अब फ्रंट कार्बन के एटम और बैक कार्बन के एटम के मध्य लगने वाला जो स्ट्रेन होता है, तनाव होता है, उस तनाव को ही टॉर्सनल स्ट्रेन के नाम से जाना जाता है। अब ये जो टॉर्सनल स्ट्रेन होता है, ये टॉर्सनल स्ट्रेन हाईएस्ट कब होता है और लोएस्ट कब होता है? तो मान के चलो थीटा टॉर्सनल एंगल जो 0 डिग्री था, तो 0 डिग्री होने पर मेरे पास कौन सा रूप बनेगा? एक्लिप्स्ड रूप बनेगा। और ये जो एक्लिप्स्ड रूप बनता है, इसमें हाइड्रोजन बिल्कुल पास पास होते हैं, और पास पास होने के कारण जो टॉर्सनल स्ट्रेन है ये कैसा हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा का मान यदि 0 डिग्री है, टॉर्सनल एंगल 0 डिग्री है, तो टॉर्सनल स्ट्रेन कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। और थीटा का मान यदि मेरे पास कितने डिग्री है? 60 डिग्री। तो ऐसी स्थिति में रूप कौन सा बनता है? स्टैगर्ड रूप का निर्माण होता है। और स्टैगर्ड रूप में ये क्या है? काफ़ी दूरी पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर ये क्या है? मिनिमम हो जाएगा। लेकिन यदि 60 से ज़्यादा दूरी पर जाने पर ग्रुप हो रहे हैं तो ये और भी मिनिमम हो सकता है। जैसे अपन अभी तो एथेन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एथेन में हाईएस्ट ये 60 डिग्री पर जा सकता है अल्फ़ा की वैल्यू। तो ऐसी स्थिति में ये थोड़ा सा क्या कम हो जाएगा। लेकिन यदि ग्रुप और दूर चले जाते हैं तो वहाँ पर आकर ये और भी कम ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर अभी इथेन के केस में ये मिनिमम 60 डिग्री पर हो जाता है। ब्यूटेन के केस में और भी दूर दूर जा सकते हैं ग्रुप, तो वहाँ पर और भी सिचुएशन चेंज हो जाती है, तो उनको अपन अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे। अब ऐसी स्थिति में जब यहाँ पर जब थीटा का मान 0 डिग्री है, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि ये जो स्ट्रेन है ये मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम होगा तो स्टेबिलिटी की बात करें कंपाउंड की, तो यहाँ पर जो स्टेबिलिटी होती है वो कैसी हो जाएगी? लोएस्ट हो जाएगी, क्योंकि रिपल्सन के कारण मॉलिक्यूल तो दूर दूर जाना चाहेंगे, तो यहाँ पर जो स्टेबिलिटी है वो लोएस्ट हो जाती है। तो स्टेबिलिटी मिनिमम, और जहाँ पर स्टेबिलिटी मिनिमम वहाँ पर एनर्जी की यदि बात करें तो वो कैसी हो जाती है? मैक्सिमम हो जाती है। और यदि ये मेरे पास थीटा का मान 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री होने पर जो स्टेबिलिटी है वो कैसी हो जाती है? मैक्सिमम। और एनर्जी की यदि बात करें तो एनर्जी कैसी हो जाएगी मेरे पास? मिनिमम। आप लोग नोट्स पॉज करके उतार सकते हैं इसमें से, और नोट्स उतारने में प्रॉब्लम आ रही है तो बीच बीच में पॉज ले लें, और पॉज लेने के बाद इन नोट्सों को उतारते जाएं। तो अभी तक अपन ने बात कर ली टॉर्सनल एंगल के बारे में, टॉर्सनल स्ट्रेन के बारे में। अब अपन बात करते हैं इस एनर्जी के बारे में कि मॉलिक्यूलों में जब रोटेशन होता है तो रोटेशन होने पर क्या होता है? एनर्जी में चेंजेज आते हैं, और एनर्जी में जब चेंजेज आएंगे तो इसका मतलब जो मॉलिक्यूल में रोटेशन है उस पर एनर्जी डिपेंड कर रही है, और एनर्जी जो डिपेंड कर रही है तो इस कारण हमें इस एनर्जी बैरियर के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि एनर्जी बैरियर कैसे चेंज होती रहती है। तो इसके लिए अपन एक टॉपिक पढ़ते हैं, या इसी में एक पार्ट पढ़ेंगे अपन, कन्फर्मेशनल एनालिसिस। और कन्फर्मेशनल एनालिसिस से काफ़ी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, तो देखते हैं क्या होता है कन्फर्मेशनल एनालिसिस। तो देखो, कन्फर्मेशनल एनालिसिस एक स्टडी है जो मॉलिक्यूल में जो रोटेशन होता है, एंगल होता है, उसको बारे में जानकारी अपन को देती है। तो स्टडी ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल विद रेस्पेक्ट टू एंगल ऑफ रोटेशन। अब इस एनर्जी को अपन एंगल ऑफ रोटेशन का एक फंक्शन भी बोल सकते हैं। तो एनर्जी इज़ द फंक्शन ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन, मतलब जैसे जैसे अल्फ़ा की वैल्यू चेंज होगी, तो अल्फ़ा की वैल्यू चेंज होने पर क्या है? रोटेशन में परिवर्तन आएगा, और मतलब रोटेशन के कारण अल्फ़ा की वैल्यू में चेंजेज आएंगे, और अल्फ़ा की वैल्यू यदि चेंजेज होगी तो एनर्जी का मान चेंज होता चला जाएगा। जैसे अपन बात करते हैं इथेन में, तो इथेन का जो मॉलिक्यूल है, इस इथेन के मॉलिक्यूल में यहाँ पर कुछ ग्राफ अपन को ड्रॉ होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से। अब देखो ध्यान से यहाँ पर कि इथेन मॉलिक्यूल में ये CH3, अब इसमें मैंने यहाँ पर फ्रंट कार्बन को ये ले लिया, फ्रंट कार्बन के बाद ये सर्कल में बैक कार्बन बना हुआ है, H के जस्ट पीछे ये हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के जस्ट पीछे हाइड्रोजन। तो थीटा कितना हो गया यहाँ पर? 0 डिग्री। ठीक है, इन दोनों हाइड्रोजनों के बीच का एंगल।
ठीक है। अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या होता है यहाँ पर, एंगल ऑफ रोटेशन। अब एंगल ऑफ रोटेशन इस समय ये भी कितना है, 0, मतलब मैंने इस कितने डिग्री पर रोटेट कर रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, तो वो अल्फ़ा है। थीटा क्या है, दोनों हाइड्रोजनों के बीच का कोण या दोनों ग्रुपों के बीच का कोण। अल्फ़ा क्या है, इसको जितने पर मैं रोटेट करूँगा वो, जब आगे वाला पीछे वाले को पूरी तरह से ढक लेता है तो उस रूप का नाम क्या होता है, एक्लिप्ज। इस समय एनर्जी कैसी होगी यहाँ पर, तो एनर्जी मैक्सिमम होगी क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। अब मैं इसको 60 डिग्री पर रोटेट कर देता हूँ, मतलब अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री। तो जैसे ही मैं इसको घुमाऊंगा तो ये पीछे वाले हाइड्रोजन एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में ये वाला क्या हुआ कि यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 60 डिग्री, और साथ के साथ अल्फ़ा की वैल्यू भी कितनी हो गई, 60 डिग्री, क्योंकि मैंने 60 डिग्री पर रोटेट किया था इसको। अब इस पीछे वाले एक हाइड्रोजन को मैं स्टार लगाकर दर्शा देता हूँ, जिससे ये कन्फर्म हो जाए कि हम किस तरह से इसको अपन रोटेट करते जा रहे हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि एनर्जी की वैल्यू बदल जाएगी क्योंकि हाइड्रोजन दूर दूर हो चुके हैं। तो थीटा का मान भी 60, अल्फ़ा यानी कि एंगल ऑफ रोटेशन भी 60 डिग्री। इस रूप को क्या बोलेंगे, जब थीटा 60 डिग्री हो जाता है तो स्टैगर्ड रूप, और एनर्जी मैंने E2 मान ली। अब फिर इसको 60 डिग्री पर रोटेट कर देते हैं तो ये हाइड्रोजन इसके पीछे आ जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन इसके पीछे आ जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन इसके पीछे आ जाएगा, और दोबारा से मेरे को कौन सा रूप मिलेगा, एक्लिप्ज रूप बन जाएगा, ग्रसित रूप, और ये जो स्टार वाला कार्बन है इस हाइड्रोजन के पीछे आ चुका है। तो ऐसी स्थिति में थीटा तो 0 डिग्री हो गया, लेकिन मैंने कितने यहाँ से यहाँ तक पहुँचने पर कितना रोटेट कर दिया इसको, 120 डिग्री, 120 पर मैंने इसको रोटेट कर दिया, 60 यहाँ पर, 60 यहाँ पर। तो ये रूप मेरा जो बना, ये कौन सा रूप बन गया अब मेरे पास, एक्लिप्ज। अब यदि फिर से मैं इसको 60 पर घुमाऊंगा तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन इधर और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर। कौन सा रूप बनेगा दोबारा से मेरे पास, तो स्टैगर्ड बन जाएगा, और उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, फिर से E2। अब इसको फिर मैं रोटेट करूँगा तो फिर एक बार ऐसे ही एक्लिप्ज बन जाएगा, तो एक बार स्टैगर्ड, एक बार एक्लिप्ज, एक बार स्टैगर्ड, एक बार एक्लिप्ज, इस तरह से बनते चले जाते हैं और 360 डिग्री पर या 360 डिग्री पर एज इट इज स्थिति अपन को प्राप्त हो जाती है। तो ये कंटिन्यू इस तरह से चलता रहता है। तो मेरे पास जो सिचुएशन प्राप्त हुई थी, यदि अपन उसके बीच में एक ग्राफ ड्रॉ करें, तो इसके बीच में मैं एक क्या है ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एनर्जी और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ अल्फ़ा, एंगल ऑफ रोटेशन। तो इस ग्राफ में अपन को ध्यान देने की बात यह है कि सबसे पहले मेरे पास दो एनर्जी लेवल हैं, एक तो है E1 और एक मेरे पास है E2। इसको मैं इस तरह से ग्राफ बनाने के लिए थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूँ आगे तक। और कितने डिग्री पर मैंने इसको घुमाया, 0 पर, 60 पर, 120 पर, 180 पर, आगे मैंने घुमाकर बताया नहीं था, आप घुमा सकते हो, 240 पर, 60 के अंतराल में अपन इसको रोटेट करते जाएं, और 360 पर तो एज इट इज स्थिति अपन को प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ से इसको भी मैं थोड़ा सा ये बना लेता हूँ जिससे ग्राफ बनाने में अपन को प्रॉब्लम नहीं आए। तो अब अपन ध्यान से देखते हैं यहाँ पर कि मेरे पास हाईएस्ट एनर्जी लेवल कहाँ था, 0 डिग्री पर, जिसका नाम था एक्लिप्स्ड। अब उसके बाद E2 स्थिति जब मैंने 60 पर घुमा दिया तो मेरे पास रूप कौन सा प्राप्त हो गया था, स्टैगर्ड रूप। तो स्टैगर्ड रूप में मैं यहाँ पर इस तरह से नीचे तक आ जाऊँगा। अब उसके बाद मैंने फिर मैंने इसको घुमाया था कितने डिग्री पर, 60 डिग्री पर, तो अल्फ़ा का मान तो 120 हो गया। तो ऐसी स्थिति में फिर मेरे को कौन सा रूप प्राप्त हुआ, एक्लिप्स्ड। तो फिर से ये ऊपर चला जाएगा एनर्जी, फिर दोबारा घुमाने पर कौन सा रूप आ जाएगा, स्टैगर्ड, फिर एक्लिप्स्ड, फिर स्टैगर्ड, फिर एक्लिप्स्ड। तो अब अपन यदि ध्यान से देखें तो E1 से दोबारा E1 स्थिति प्राप्त होने के लिए मेरे को कितने अल्फ़ा की ज़रूरत पड़ रही है, 120 डिग्री की। तो इसका मतलब 120 डिग्री एक पीरियोडिसिटी हो गई इसमें। पीरियोडिसिटी मतलब कि कंटिन्यूस ग्राफ प्राप्त हो रहा है मेरे को हर 120 डिग्री के बाद। यहाँ से फिर आगे देखूंगा मैं तो एज इट इज ग्राफ आ जाएगा, यहाँ से आगे फिर देखूंगा मैं तो एज इट इज ग्राफ आ जाएगा। तो इसका मतलब इसमें जो पीरियोडिसिटी है, वो आवर्तता है, वो कंटिन्यू रिपीट हो रही है। और कितने पर वो रिपीट हो रही है कंटिन्यू, तो इसको अपन देखें तो ये कंटिन्यू π/3 पर रिपीट हो रही है, जहाँ पर पाई 180 डिग्री लिया है मैंने। तो ऐसी स्थिति में हर 120 डिग्री पर ये आवर्तता कंप्लीट रिपीट होती जा रही है। तो यहाँ पर जो ये कंटिन्यूस है इसका
ग्राफ वो पाई बाई 2π/3 पर कंटिन्यू प्राप्त हो रहा है। तो 2π/3 को अपन यहाँ पर क्या बोलेंगे, पीरियोडिसिटी के नाम से इसकी जानेंगे, ठीक है। और एनर्जी लेवल, हाईएस्ट एनर्जी लेवल और लोएस्ट एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस होता है, मतलब ये हाईएस्ट एनर्जी लेवल है, ये लोएस्ट एनर्जी लेवल है, इन दोनों का जो बीच का अंतर है, इन दोनों के बीच का अंतर यहाँ पर कहलाता है डेल ई। और डेल ई को हम रोटेशनल एनर्जी वेरियर के नाम से यहाँ पर जानते हैं। तो डेल ई बराबर क्या हो जाएगा, रोटेशनल एनर्जी बैरियर। तो इसको रोटेशनल एनर्जी बैरियर के नाम से जाना जाता है। और रोटेशनल एनर्जी बैरियर एक ऐसा बैरियर होता है जो मैक्सिमम एनर्जी लेवल और मिनिमम एनर्जी लेवल के बीच का अंतर होता है। ये जितने भी मेरे को यहाँ प्राप्त हुए इस पॉइंट पर, ये सभी किसके ग्राफ हैं, तो ये सभी एक्लिप्स्ड रूप कहलाएंगे। और जो मेरे को E2 सिचुएशन पर प्राप्त हुए, ये E2 सिचुएशन पर जितने भी ग्राफ मेरे को प्राप्त हो रहे हैं, इन सभी ग्राफों को मैं किस नाम से जानूंगा, तो ये सभी ग्राफ मेरे यहाँ पर क्या कहलाएंगे, स्टैगर्ड के नाम से जाने जाएंगे। और स्क्यू रूप क्या होता है, जब थीटा 0 डिग्री एक्लिप्स्ड, जब थीटा 60 डिग्री तो उसको अपन जानते हैं कौन सा, स्टैगर्ड। और 0 से और 60 डिग्री के बीच के जितने भी एंगल मेरे को प्राप्त होते हैं, उन सभी एंगल को किस नाम से जानते हैं अपन, स्क्यू रूप के नाम से जानते हैं। मतलब इस एनर्जी लेवल से इस एनर्जी लेवल के बीच के जितने भी हैं, इस एनर्जी लेवल से इस एनर्जी लेवल के बीच के जितने भी हैं, ये सभी स्क्यू रूप में आ जाएंगे। तो ये हमारे पास एक एनर्जी बैरियर है और इसी को अपन कन्फर्मेशनल एनालिसिस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर कुछ बातें अपन को अच्छी तरह से याद रखनी है। सबसे पहली बात, मैक्सिमम एनर्जी लेवल होगा वो परफेक्ट एक्लिप्स्ड या एक्लिप्स्ड के नाम से जाना जाएगा। मिनिमम एनर्जी लेवल इस समय इथेन में स्टैगर्ड रूप होगा, उसके बीच के जितने भी होंगे वो स्क्यू रूप के नाम से जाने जाएंगे, ठीक है। और हर 60 डिग्री पर इसको अपन रोटेट कर रहे हैं। जब थीटा का मान नॉट इक्वल टू 0 और नॉट इक्वल टू 60 डिग्री हो, तो ऐसे सभी रूप किस नाम से जाने जाते हैं, स्क्यू रूप के नाम से जाने जाते हैं। और जब थीटा 0 हो जाए तो उसे एक्लिप्स्ड कह दो, और जब थीटा 60 डिग्री हो जाए तो इसे स्टैगर्ड कह लो। और थीटा को क्या बोलोगे, टॉर्सनल एंगल। तो इस तरह से अपन ने इथेन में क्या देख लिया, कन्फर्मेशनल एनालिसिस। अब इथेन के बाद बात करते हैं अपन कन्फर्मेशनल एनालिसिस की, कि आगे इथेन के अलावा और कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं जो इस तरह से कन्फर्मेशनल एनालिसिस शो करेंगे। तो इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं जो कन्फर्मेशनल एनालिसिस शो करते हैं। इसके लिए कन्फर्मेशनल एनालिसिस में हम अब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो सेम कन्फर्मेशनल एनालिसिस शो करेंगे। जैसे कि बात करते हैं इन मॉलिक्यूल्स में हम CD3, CH3, CH2, CH3, ये दोनों मॉलिक्यूल जो हैं ये सेम कन्फर्मेशनल एनालिसिस दर्शाते हैं। और इन दोनों मॉलिक्यूलों के कन्फर्मेशनल एनालिसिस यानी कि एनर्जी बैरियर के ग्राफ तुम खुद बनाओगे और बनाकर मेरे को बताओगे, कमेंट्स में डालोगे कि किस तरह से इनके कन्फर्मेशनल एनालिसिस ग्राफ अपन के बनते हैं। अब इसके बाद अपन बनाते हैं ब्यूटेन का कन्फर्मेशनल एनालिसिस ग्राफ, जो टफ भी मान सकते हो और सिंपल भी मान सकते हो। समझने का टॉपिक है पूरा, अच्छी तरह से ध्यान से देखोगे। देखो अब अपन ब्यूटेन के कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म बनाते हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर ले लेते हैं ब्यूटेन मॉलिक्यूल, फॉर्मूला CH3, CH2, CH2, CH3। ध्यान से समझना, अच्छा टॉपिक है। तो सबसे पहले ब्यूटेन में 4 कार्बन एटम मॉलिक्यूल मौजूद हैं। इस वाले कार्बन एटम को या फिर इस वाले कार्बन एटम को मेरे को फ्रंट कार्बन मानना पड़ेगा। इस वाले कार्बन एटम को मैं बैक या रियर कार्बन एटम मानूंगा। अब ये वाले CH3 और 2 हाइड्रोजन और ये वाला CH3 और 2 हाइड्रोजन इसमें तल के ऊपर नीचे लगे हुए रहेंगे। तो देखो किस तरह से अपन इसके बनाते हैं।
तो सबसे पहले ये मेरे पास फ्रंट कार्बन, इसको मैं ले लेता हूँ CH3H। ये मेरे पास फ्रंट कार्बन हो गया। CH2 सर्किल यानी कि रियर कार्बन, यानी कि ये वाला कार्बन हो गया। और अब मैं पहले तो बना ला हूँ एक्लिप्स्ड ग्रुप CH3H और ये भी H। तो इस वाले रूप को अपन क्या बोलेंगे, एक्लिप्स्ड। अच्छा चलो बताओ, यहाँ पर ये मेरे पास जो आया है, यहाँ पर थीटा कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री। अल्फ़ा भी कितना हो जाएगा, 0। क्यों, CH3 HH और HH के बीच एंगल 0। अभी घुमा हुआ नहीं है, बिल्कुल भी मैंने घुमाया नहीं है, इसलिए अल्फ़ा कितना है, 0। और इसकी एनर्जी को मैं मान लेता हूँ E1 एनर्जी लेवल। अब मैं यहाँ से इसे 60 डिग्री पर रोटेट कर देता हूँ, और 60 डिग्री पर रोटेट करने पर ये जो मेरे पास दूसरा रूप इसका प्राप्त होगा, ये फ्रंट कार्बन और ये मेरे पास रियर कार्बन। फ्रंट में ये CH3H और H, और इसके 60 डिग्री पर ये CH3 आ जाएगा, इधर H आ जाएगा और इधर H आ जाएगा। थीटा कितना हो चुका है, 60 डिग्री। अल्फ़ा भी कितना हो गया, 60 डिग्री। एनर्जी लेवल कितनी हो जाएगी, E2। यहाँ पर रिपल्सन बहुत ज़्यादा था CH3 के बीच में, यहाँ रिपल्सन थोड़ा सा क्या हो चुका है, कम, दूर दूर हो गए। अब फिर से मैं इसे 60 डिग्री पर रोटेट कर दूं, तो 60 डिग्री पर ये मेरे पास फ्रंट कार्बन, जिसमें ये तो CH3, ये H और ये H, और ये रियर कार्बन। रियर कार्बन अब ध्यान से देखना, CH3 इसके पीछे आ जाएगा 60 पर घुमाने पर, यहाँ पर H और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, H मॉलिक्यूल। क्या यहाँ पर भी थीटा का मान 0 हो चुका है, बिल्कुल 0 हो चुका है, क्योंकि CH3 और H के मध्य में एंगल 0, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0। लेकिन अल्फ़ा कितना हो गया, 120 डिग्री, और इस एनर्जी लेवल को मैं मान लेता हूँ E3। अच्छा, ये 0 नहीं हो सकता यहाँ पर एनर्जी लेवल, पिछले वाले केस में 0 हो चुका था, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल सेम सिचुएशन प्राप्त हुई, लेकिन यहाँ पर सेम नहीं है। पहली में CH3 के पीछे CH3 है, यहाँ H और CH3 आगे पीछे आ चुके हैं, तो बिल्कुल सेम पोजीशन नहीं है। इसलिए इस जब थीटा का मान 0 होता है, तो मैंने तुम्हें बताया था अभी कि थीटा का मान 0 होने पर एक्लिप्स रूप प्राप्त होता है। लेकिन क्या ये दोनों को मैं एक्लिप्स बोल सकता हूँ, तो हाँ बिल्कुल बोलेंगे, लेकिन ये परफेक्ट एक्लिप्स है, क्योंकि बिल्कुल CH3 के पीछे CH3, H के पीछे H और H के पीछे H। लेकिन इस रूप में परफेक्ट एक्लिप्स नहीं है, क्योंकि इस रूप में CH3 के पीछे H है, H के पीछे CH3 और यहाँ सेम है, तो ये परफेक्ट एक्लिप्स नहीं है। इसे पार्शियली यानी आंशिक ग्रसित बोलेंगे, ठीक है। फिर मैं इसे 60 डिग्री पर रोटेट करूं, तो 60 डिग्री पर रोटेट करने पर फिर क्या होगा, ये CH3, ये H और ये H, और यहाँ से मैं इसे, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, रियर कार्बन, और इस रियर कार्बन में मैं अब घुमाऊंगा तो CH3 यहाँ पर आ जाएगा, H इधर, H इधर। थीटा फिर से कितना हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू मैंने कितनी घुमाई थी, फिर इसको 60 डिग्री, इनके बीच का कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। लेकिन अल्फ़ा कितना हो गया, 180 डिग्री, और इसको एनर्जी लेवल को मैं क्या बोल दूंगा, E4। अब ध्यान से देखो, CH3 और CH3 एक दूसरे के अपोजिट आ चुके हैं, और जब ये अपोजिट सिचुएशन में होते हैं तो ऐसी स्थिति में रिपल्सन सबसे कम लगेगा, और जब रिपल्सन सबसे कम लगेगा तो ऐसी सिचुएशन में ये जो रूप बना है अभी, ये रूप सबसे इफेक्टिव होगा, यानी सबसे स्टेबल होगा, एनर्जी सबसे कम होगी इस रूप की, और इसका अलग से नाम होता है एंटी। चलो नेक्स्ट, फिर से इसे 60 डिग्री पर रोटेट करें, तो यहाँ पर CH3, H और H, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके पीछे आ जाएगा CH3, यहाँ पर इसके पीछे आ जाएगा H, और चलो इसको थोड़ा नीचे बनाता हूँ मैं यहाँ की जगह, CH3, H और H, और इसको अब मैं रियर कार्बन के रूप में लूँ, तो अब ये CH3 जो यहाँ था ये इसके पीछे आ जाएगा, तो यहाँ से ये CH3 इसके पीछे आ जाएगा H, और इसके पीछे आ जाएगा H। तो ये मेरा फिर से कौन सा रूप प्राप्त हो चुका है, थीटा यहाँ पर फिर से 0 डिग्री हो चुका है, अल्फ़ा की वैल्यू 240 हो चुकी है, और ये एक नया एनर्जी लेवल E5 कह देता हूँ मैं इसको। और फिर से मैं इसे 60 डिग्री पर रोटेट कर दूँ, तो
ये CH3, ये H और ये H। और अब यहाँ पर ये CH3 कहाँ पर आ जाएगा, ऊपर, यहाँ पर H और यहाँ पर H। और ये मेरे पास जो नया लेवल प्राप्त हुआ है, इस नए लेवल में यदि अपन ध्यान से देखें तो थीटा कितना हो चुका है, 60 डिग्री। इन दोनों का एंगल, सभी का एंगल 60 है। और फिर इसके बाद जो मेरे पास अल्फ़ा है वो 300 हो चुका है, 60 डिग्री का अंतर चल रहा है। एनर्जी लेवल क्या हो चुका है, E6। अब यदि एक बार और मैं रोटेट करूँगा तो E1 मेरे को दोबारा से प्राप्त हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखने की बात क्या है कि ये वाला जो रूप मेरे को प्राप्त हुआ है, इस रूप का नाम क्या है, थीटा 0 डिग्री। इसका मतलब परफेक्टली एक्लिप्स्ड इसका नाम हो जाएगा। ये भी 0 डिग्री पर है, 0 डिग्री पर होने, ये वाला भी 0 है, तो इसका नाम क्या है। लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल परफेक्ट एक्लिप्स्ड नहीं है, तो E3 वाले का नाम, और यहाँ पर भी 0 है, E5 वाले का नाम। तो इसको मैं नाम दूंगा यहाँ पर पार्शियली एक्लिप्स्ड। और ये वाला भी मेरे पास क्या हो जाएगा, पार्शियली एक्लिप्स्ड। तो ये पार्शियली एक्लिप्स्ड कहलाएंगे। अब नेक्स्ट बात आती है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी है वो कौन सा रूप है, थीटा 60 डिग्री वाला। ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। और इससे थोड़ा कम स्टेबल कौन सा है, जहाँ पर थीटा 60 डिग्री, ये भी स्टेबल होगा। तो थीटा जो मेरे पास 60 डिग्री पर है, तो उसमें एक सिचुएशन ये है, यहाँ पर CH3 थोड़े पास में है, और एक सिचुएशन मेरे पास ये है जहाँ पर CH3 और पास में है। तो ये दोनों रूप जो होंगे ये बिल्कुल सेम से होंगे। और ऐसी स्थिति में इन दोनों रूपों को मैं यहाँ पर एक नया नाम देता हूँ, जो होता है इसका गॉश रूप। गॉश रूप इसको अपन बोलते हैं। और ऐसे इस वाले को भी गॉश रूप के नाम से अपन जानते हैं। और नेक्स्ट और लास्ट जो बचा, जो सबसे स्टेबल रूप है, इसका नाम होता है NT। तो अब मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि मेरे पास 4-5 रूप प्राप्त हुए। 4-5 रूप कौन कौन से मेरे पास प्राप्त हो चुके हैं कि एक तो मेरे पास परफेक्ट एक्लिप्स्ड आया। जैसे ध्यान से यदि अपन देखें दोबारा से, तो एक बात बताओ, सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होगी वो किसकी होगी। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है सबसे स्टेबल रूप यानी कि E1 की, क्योंकि परफेक्टली एक्लिप्स्ड है, बिल्कुल CH3 के पीछे CH3 है। तो एनर्जी E1 की सबसे ज़्यादा। इससे थोड़ी सी कम एनर्जी किसकी होगी, तो थोड़ी सी एनर्जी सब CH3 यहाँ पर 60 डिग्री के एंगल पर पास है, और इस वाले रूप में भी बिल्कुल पास है। तो इससे थोड़ी सी कम एनर्जी किनकी हो जाएगी, E2 और E3 की। तो मैं कह सकता हूँ E2, और E2 बराबर होगा किसके, E6 के। तो E2 और सॉरी उल्टा बोल रहे हैं थोड़ा सा अपन। तो एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी, जिसमें CH3 से CH3 को रिपल्सन सबसे ज़्यादा हो रहा है। इससे कम एनर्जी किसकी हो जाएगी, तो इसमें CH3 से CH3 थोड़ा दूर आ रहा है, जबकि इस रूप में देखें H और CH3 बिल्कुल आगे पीछे आ गए, 0 डिग्री एंगल पर आ गए। तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी बजाय E2 के। और E3 जैसी स्ट्रक्चर और गॉस रूप कौन सा बन रहा है, E6 का। तो E3 और E6 नहीं, E5 का, बिल्कुल इसमें भी आगे पीछे हैं। तो यहाँ पर E3 और E5 की एनर्जी बिल्कुल बराबर होगी। अब इससे कम एनर्जी किसकी होगी, तो इसके बाद देखो सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है एक्लिप्स की, और एक्लिप्स मतलब 0 डिग्री। तो इसमें भी थीटा 0 है, और थीटा यहाँ पर भी क्या है, 0 डिग्री। लेकिन ध्यान देने की बात ये कि जिसमें थीटा का मान 0 डिग्री है, वहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट सिचुएशन प्राप्त होनी चाहिए। तो इसमें थीटा की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, E1 में 0, E3 में भी कितना आया था 0, और E5 में भी कितना आया 0। तो एक्लिप्स की स्थिति एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा होती है। अब इसके बाद बात आती है एक्लिप्स के बाद स्टैगर्ड की। अब स्टैगर्ड रूप मेरे पास परफेक्टली स्टैगर्ड तो कोई सा है नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इसके रूप नाम मैंने क्या दिया, गॉस रूप। तो गॉस रूप में क्या है, ये दोनों 60 डिग्री के एंगल पर आ रहे हैं, तो इनकी एनर्जी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम। तो अब E2
बराबर हो जाएगा किसके, E6 के। और E4 में यदि अपन देखें तो E4 में CH3 सबसे ज़्यादा दूर है, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। और स्टेबिलिटी की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा स्टेबल, इससे कम और सबसे कम स्टेबल, मतलब एनर्जी का जस्ट उल्टा होता है स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ठीक है, अब बात आती है कि इसका अपन एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं। जैसे हमने थोड़ी देर पहले एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया था इथेन का, इसी प्रकार एनर्जी लेवल डायग्राम अपन बनाते हैं इसका। लेकिन अब ध्यान देने की बात यह है कि जो हमने अभी डायग्राम बनाया था इथेन का, उसमें E1 और E2 दो ही सिचुएशन थी। यहाँ पर मेरे पास E1 से E6 तक 6 सिचुएशन अवेलेबल हैं। तो इस स्थिति में मेरे को हर ई का मान, पहले वहाँ पर थीटा 0 डिग्री था और थीटा 60 डिग्री था, लेकिन यहाँ पर थीटा की वैल्यू अब अलग अलग हैं। थीटा मेरे पास 0 है E1 का भी, थीटा मेरे पास 0 है E3 और E5 का भी। तो इनमें मैं एनर्जी का डिफरेंस कैसे करूँगा? तो इस सिचुएशन में एनर्जी का डिफरेंस किया जाता है वांडरवाल स्ट्रेन या फिर स्टेरिक स्ट्रेन से। अब वांडरवाल स्ट्रेन क्या होता है, जैसे बात करें अपन CH3 CH और H, CH3 H और H, ये मेरे पास ब्यूटेन का मॉलिक्यूल है। अब इस ब्यूटेन के मॉलिक्यूल में जब ये CH3 और CH3 पास पास आ रहे हैं तो इन CH3 और CH3 के बीच में क्या लगेगा, रिपल्सन। और रिपल्सन के कारण जो स्ट्रेन उत्पन्न होगा, तनाव उत्पन्न होगा, उस तनाव को वांडरवाल स्ट्रेन के नाम से जानेंगे, जो कि E1 में सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि पास पास हैं। E3 वाली सिचुएशन में, E3 वाली सिचुएशन मतलब ये वाली सिचुएशन जिसमें H और CH3 यानी कि ये CH3 यहाँ पहुँच जाए, तो इस सिचुएशन में स्ट्रेन थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में स्ट्रेन थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो इनमें स्टेबिलिटी इसकी तुलना में थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, यानी एनर्जी कम हो जाएगी। तो इस तरह से हम वांडरवाल स्ट्रेन के आधार पर एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं। देखो किस तरह से, तो इसका एनर्जी लेवल डायग्राम हम देखते हैं किस तरह से इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनता है। थोड़ा सा ध्यान देना है। तो देखो, और ले लेता हूँ थोड़ा नीचे तक। देखो सबसे पहले मेरे पास है यहाँ पर एक सिचुएशन E1, एक सिचुएशन है मेरे पास E3 और E5, एक सिचुएशन है मेरे पास E2 और E6, और एक सिचुएशन है मेरे पास E4, और इधर क्या हो जाएगा, E। अब ध्यान ये देना है कि E1 ये मेरे पास E3 E5, ये मेरे पास E2 और E6, और ये मेरे पास E4, और ये मेरे पास हो जाएगा बैरियर 0, 60, 120, 180, 240, 300 और 360। अब देखो इनको भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर देखो, सबसे ज़्यादा 0 डिग्री पर मेरे पास क्या था, E1 सिचुएशन। अब 0 डिग्री के बाद, तो 0 डिग्री पर मेरे पास E1 सिचुएशन है, यानी कि एक्लिप्ड, फुली एक्लिप्ड, परफेक्ट एक्लिप्ड। अब इसके बाद जैसे ही मैं 60 डिग्री पर जाता हूँ तो 60 डिग्री पर मेरे पास कौन सा रूप प्राप्त हुआ, गॉस रूप, और E2 सिचुएशन पर मैं आ गया। तो इसमें E2 सिचुएशन कहाँ पर है, ये वाली एनर्जी लेवल, तो यहाँ से मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। तो ये ग्राफ किस तरह से जाएगा, E2 तक। अब उसके बाद जैसे ही मैं 60 से 120 डिग्री पर जाता हूँ तो 120 डिग्री पर मेरे को कौन सा रूप प्राप्त हो जाता है, तो 120 डिग्री पर मेरे पास E3 एनर्जी लेवल आ जाता है, और 120 डिग्री पर E3 एनर्जी लेवल मेरा कौन सा है, ये वाला। तो मैं कहाँ पर पहुँच जाऊँगा, E3 पर। अब इसके बाद जैसे ही मैं 180 पर जाता हूँ तो 180 पर मेरे पास कौन सा रूप प्राप्त होता है, NT, और E4 सिचुएशन पर मैं पहुँच जाता हूँ। तो 180 पर मैं जाऊँगा E4 सिचुएशन पर, सॉरी नीचे। अब इसके बाद जैसे ही मैं 240 पर जाता हूँ तो 240 लेवल पर मेरे पास E5 एनर्जी लेवल आ जाता है, और E5 एनर्जी लेवल कहाँ पर अवेलेबल है, 240 पर, ये E5 सिचुएशन है, तो यहाँ पर मैं E5 पर आ जाता हूँ। अब जैसे 300 पर जाऊँगा मैं तो 300 पर मेरे को E6 एनर्जी लेवल प्राप्त हो जाएगा, तो 300 पर E6 एनर्जी लेवल यानी कि इस सिचुएशन पर अपन आ जाएंगे।
और 360 पर जैसे जाएंगे तो E1 दोबारा से प्राप्त हो जाएगा, सेम सिचुएशन प्राप्त हो जाती है। तो ये कन्फर्मेशनल एनालिसिस हमें प्राप्त हो जाता है किसके लिए, ब्यूटेन के लिए। अब इस ब्यूटेन के लिए अपन बात करें तो पीरियोडिसिटी कहाँ से, मतलब सेम टू सेम स्थिति मेरे को हर बार 360 डिग्री पर घुमाने पर सेम स्थिति प्राप्त हो रही है। तो मैं यहाँ पर जो मेरे को पीरियोडिसिटी प्राप्त होती है, तो पीरियोडिसिटी कितने पर प्राप्त हो रही है, 2 पाई या फिर 360 पर। पाई की वैल्यू 180 है यहाँ पर, तो 360 एंगल पर मेरे को आवर्तता प्राप्त हो रही है, मतलब सेम सिचुएशन दोबारा से रोटेट प्राप्त हो रही है। और मिनिमम और मैक्सिमम एनर्जी लेवल का डिफरेंस, तो मिनिमम एनर्जी लेवल कौन सा है, E4, जहाँ पर एनर्जी सबसे कम है। मैक्सिमम कौन सा है, E1। तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एनर्जी लेवल है इसका नाम क्या दे देता हूँ, डेल E। और डेल E का नाम क्या होता है, टॉर्शनल एनर्जी बैरियर। तो ये मेरे पास डेल E आ जाएगा, एनर्जी बैरियर। तो टॉर्शनल एनर्जी बैरियर मेरे को इस तरह से यहां पर प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से ये एनर्जी लेवल ग्राफ इसका बनता है। तो ध्यान से समझना। अब इसमें कई तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे ग्राफ तो कभी तुमसे बनवाएगा नहीं, लेकिन इस ग्राफ को बना कर दे सकता है कि E1 सिचुएशन का नाम क्या होगा। तो E1 सिचुएशन को अपन यहाँ पर किस नाम से जानेंगे, परफेक्टली एक्लिप्स्ड। हाईएस्ट एनर्जी लेवल सिचुएशन कौन सी है, तो E1। सेकंड, इसके बाद सेकंड एनर्जी लेवल स्टेट कौन सी है जो हाईएस्ट है, तो वो E3 और E5। तो E3 और E5 ये वाली सिचुएशन, इनका नाम क्या होगा, तो इनका नाम पार्शली एक्लिप्स्ड हो जाएगा। फिर इसके बाद पूछेगी E2 और E6 ये कौन सी पोजीशन हो जाएंगी, तो इनका नाम हो जाएगा गॉस रूप। और E1 इसको क्या बोलेंगे अपन, एक्लिप्स्ड। इसके अलावा ये वाली सिचुएशन कौन सी हो जाएगी, तो पार्शली एक्लिप्स्ड। और लास्ट ये वाली सिचुएशन, इसका नाम क्या हो जाएगा, एंटी। तो इन स्थितियों के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो आज की क्लास में हमने इथेन के बारे में, ब्यूटेन के बारे में, कन्फर्मेशनल एनालिसिस, टॉर्शनल एंगल, टॉर्शनल स्ट्रेन, न्यूमैन प्रोजेक्शन, इनके बारे में थोड़ा सा जाना था। कल की क्लास में अपन सौहार्द प्रक्षेपण और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।